स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू क्लास 12 है ना। जैसा भी रहा 11 कोई दिक्कत नहीं है, इस साल अपन और मेहनत करेंगे। ठीक है, ठीक है श्री। यस सर। ओके, ये हम से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्लास 12 में आप लोग को ये 10 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। ये रेड्यूस सिलेबस है 2023 वाला, है ना। इस साल अभी तक तो कोई नया सिलेबस आया नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि यही सिलेबस आगे बढ़ेगा इस साल भी। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। तो शुरू के जो 3 चैप्टर आप देख रहे हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में। ठीक है, इसमें पहले सॉलिड स्टेट करके भी चैप्टर हुआ करता था, जैसे आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर 11 में उसको भी हटा दिया गया है, तो यहाँ से सॉलिड स्टेट को भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम जो पढ़ेंगे सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोग को है, जो अपन क्लास 9 में पढ़ते थे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनाए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा पार्ट हमने क्लास 11 में भी पढ़ा है, मोलैरिटी मोलैरिटी है ना, मोल फ्रैक्शन, हाँ सॉल्युबिलिटी। इसे हम क्लास 11 पे भी बेसिक कांसेप्ट्स में पढ़ते थे, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। तो यहाँ सॉल्यूशन में भी हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। विल स्टार्ट विद सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन हम किस किस तरह से निकाल सकते हैं, वही मोलैरिटी मोलैरिटी, है ना। तो पहला चैप्टर में सॉल्यूशंस पे स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। देन कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो हमने ब्रश अप कर दिया मान के चलिए 11 का टॉपिक, बट सॉल्यूशन में भी हम कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। देन कमिंग ऑन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट, ये आपके पिछले साल के रेडॉक्स का कंटिन्यूएशन। हम रेडॉक्स चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े हैं, राइट। हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो नहीं पढ़ा, बट हमने रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं ये पढ़े थे। हमने उसको बैलेंस करना सीखा। बट उसी चैप्टर में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी था, गैल्वेनिक सेल जिसको बोलते थे, तो हम यहाँ पे उसके बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बेसिकली इस चैप्टर में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे इलेक्ट्रिकल को केमिकल। ये 2 पार्ट में आपका पूरा चैप्टर डूबा है। मतलब हम 2 टाइप के सेल पढ़ेंगे, ऐसे सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बाहर बैटरी लगाते हैं, है ना। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वहां पर रिएक्शन होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और एक पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, जहां पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। तो 2 टाइप के सेल पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। कमिंग ऑन टू थर्ड चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स वाला, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर बॉडी की स्पीड, एक्सेलरेशन, मतलब ये सब निकालते थे। यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशंस का स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्चुअली रेट। हम स्पीड नहीं बोलते हैं, गाड़ियों की स्पीड बोलते हैं, पर जब बात आती है केमिकल इक्वेशंस की, रिएक्शंस की, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेट। तो हमने ऑलरेडी इसके 2 टाइप के चैप्टर पढ़े हैं, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम, बट वो रिएक्शन की स्पीड नहीं बताते। वो ये बता देंगे कि हाँ रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है ना, रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम में पहुंच रहा है, बट दे डोंट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट या स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन कितने देर में खत्म होगा, कितने देर में रिएक्शन आधा होगा। ये सब हम पढ़ेंगे केमिकल डायनामिक्स। तो ये शुरू के जो 3 चैप्टर हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, ठीक है। बाद के जो 2 चैप्टर आपको दिख रहे हैं 4th एंड 5th नंबर के, दे आर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। आपके 11th में एस और पी था जो कि डिलीटेड था, बट डी एंड एफ थोड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इस वाले पार्ट को हमको पढ़ना है। वैसे एस और पी हमने स्किप कर दिया था क्लास 11th में, बस क्लास 12th पे हमें एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है। डी एंड एफ ब्लॉक हमें पता है, डी ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, पूरा ये 10 ग्रुप जो है हमारा ये डी ब्लॉक कहलाता है। और एफ ब्लॉक नीचे के 2 हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, वो हमारे एफ ब्लॉक कहलाते हैं। तो इनकी पूरी केमिस्ट्री हमको पढ़ना है, इनके रिएक्शंस, इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शंस, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक नया टॉपिक है आप लोग के लिए, कंप्लीटली नया टॉपिक है, क्योंकि इस टाइप के कंपाउंड्स हमने आज तक नहीं पढ़े हैं। हमने जो कंपाउंड्स पढ़े हैं केमिस्ट्री में वो किस टाइप के होते हैं, सिंपल कंपाउंड्स,
जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब सिंपल कंपाउंड्स हैं जहां पे आयनिक बॉन्ड बन रही होती है या कोवलेंट बॉन्ड बन रही होती है। बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बॉन्ड बनती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनती है? कोऑर्डिनेट। हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड में 3 टाइप की बॉन्ड पढ़ी है, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट। हाइड्रोजन भी पढ़ते थे, है ना? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहाँ बनती है आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साथ कुछ स्पीशीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। उस टाइप के कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। इनका अलग नॉमेनक्लेचर होता है इनको नाम देने का। जैसे हम नॉर्मली कंपाउंड्स को नाम देते हैं तो कैटायन पहले लिखते हैं, एनायन बाद में लिखते हैं, है ना? यहाँ पे भी इस तरह के एक नॉमेनक्लेचर को हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है? तो ये दोनों चैप्टर्स आपके बिलोंग करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक पार्ट है हमारा, ठीक है? कमिंग ऑन टू लास्ट पार्ट व्हिच इज ऑर्गेनिक। लास्ट 11th क्लास में हमने ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर पढ़े थे। इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? जीपीओसी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हम फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ा था हमने, है ना? फिर अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल पढ़े थे, अलग अलग टाइप के इफेक्ट पढ़े थे। फिर उसी चैप्टर में हमने प्यूरिफिकेशन देखा था, एस्टिमेशन देखा था, डिटेक्शन देखा था, राइट? और एक चैप्टर हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, एरोमेटिक, है ना? इनका हमने प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये सब पढ़ा था, है ना? वैसे ही कुछ 4 चैप्टर्स अब हमको यहाँ पे पढ़ने हैं, 6, 7, 8, 9। हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप था हैलोजन वाला, है ना? एक्स बोलते हैं इसको अगर हैलोजन, तो अब उसकी अलग केमिस्ट्री है। अभी तक अपन तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन एल्केन्स पढ़ रहे थे, पर अब उसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटेगा और अगर हैलोजन लग जाए तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी? हाउ विल दिस हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, हेलो एल्केन्स मतलब एलिफैटिक वाले हो गए और हेलो अरीन्स मतलब एरोमेटिक हो गए। एरीन्स मतलब एरोमेटिक से आया है, एरीन्स कहां से आया है? एरोमेटिक से, ठीक है? और हेलो एल्केन्स, तो ये एल्केन्स दिख ही रहा है आपको, ये एलिफैटिक कंपाउंड्स होंगे और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। ऐसा हम हर चैप्टर में एलिफैटिक, एरोमेटिक सब पढ़ेंगे, मतलब फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे हाइड्रोकार्बन्स में, बट वो एलिफैटिक में भी लगेगा और एरोमेटिक में भी लगेगा, ठीक है? लाइकवाइज हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसे ही जब अगला फंक्शनल ग्रुप आता है आपका अल्कोहल वाला, OH, अगर वो एलिफैटिक में लग जाता है तो उसको अल्कोहल बोलते हैं, अगर वो एरोमेटिक में लग जाता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। हमने पढ़ा है फिनॉल, बेंजीन ग्रीन में ऊपर OH, दैट इज फिनॉल, राइट? तो उनका प्रिपरेशन दोनों का, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे जैसे अपन एल्कीन्स में पढ़ते थे। याद है आप लोगों को? एल्कीन्स में हम पहले प्रिपरेशन पढ़ते थे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज की उनकी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिर सेम चीज हम एल्कीन्स, अल्काइन्स और बेंजीन के साथ भी रिपीट किए, राइट? ओके। ईथर एक नया फंक्शनल ग्रुप है आप लोग के लिए, ROR बोलते हैं हम इसके, है ना? ROR से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्किल ग्रुप होंगे, उसको हम कहते हैं ईथर। अगेन इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक? वो इसी चैप्टर में आता है। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल। ये तीनों को एक चैप्टर में पढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि तीनों के पास ये ग्रुप होता है, सी कार्बोनिल, क्या बोलते हैं इसको अपन? कार्बोनिल ग्रुप। इसलिए हम तीनों को एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन इनका प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज इस टाइप का चैप्टर्स में, इस चैप्टर में। नेक्स्ट है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसको अपन अमाइंस बोलते हैं। अमाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय NH2, RNH2, these are amines। अगेन इसका नोमेनक्लेचर, कितने टाइप्स के होते हैं, देन इसकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस एंड, ठीक है? तो ये आपके 4 जो चैप्टर्स है ना ऑर्गेनिक के, दिस बिलोंग टू 4 to 5 टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, 30, ठीक है? 4 to 5 फंक्शनल में कवर कर रहे हैं हम। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप कवर कर रहे हैं? हम हैलोजन कवर कर रहे हैं, राइट? हम यहाँ पे अल्कोहल कवर कर रहे हैं, ईथर कवर कर रहे हैं, हम यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है सारे। एल्डिहाइड अलग फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन अलग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग फंक्शनल ग्रुप है, अमाइंस अलग फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है? तो ये 4 चैप्टर में हम काफी सारे फंक्शनल ग्रुप कवर कर रहे हैं, ठीक है?
देन कमिंग ऑन टू बायोमोलिक्यूल्स, ये आप लोग को अच्छा लगेगा जो बायो वाला, क्योंकि इसमें आप लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे, तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है, इसमें आपको चीजें थोड़ी लर्न ही करनी है कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ग्लूकोज पढ़ेंगे, सुक्रोज पढ़ेंगे, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है ना, तो उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट तो एक न्यूट्रिएंट हुआ ना, उसके अलावा हम प्रोटीन पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, हाँ ठीक है, और एक हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हर में हमें ना उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, प्रिपरेशन है कुछ में, है ना, और कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा बायोमोलिक्यूल, इसमें आप कोई रिएक्शंस एज सच ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बट मोर ऑफ थ्योरी है चैप्टर, क्लियर है। तो यही 10 चैप्टर एज ऑफ नाउ हमारा सिलेबस है क्लास 12 का। कुछ चेंजेस अगर इसमें होंगे, अभी तक एज सच 2024 का कुछ सिलेबस आया नहीं, इसलिए हम पुराना सिलेबस ही मान के चल रहे हैं कि पुराना सिलेबस ही हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये 10 चैप्टर्स में कितने लेक्चर्स इन ऑल हमें लगेंगे रफली वो लिखा हुआ है, और हर चैप्टर के क्या मार्क्स, कितना कितना वेटेज है सबका, हर चैप्टर का अलग अलग वेटेज है। ओवरऑल 70 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होगा, उसमें अलग अलग चैप्टर्स का अलग अलग वेटेज है। आप देख रहे हो सबसे ज्यादा वेटेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको दिख रहा है ना, ऑर्गेनिक में भी लगभग सबका 8-7 के आसपास का वेटेज, ठीक है। तो ऑर्गेनिक आपको अच्छा लगेगा अगर आपका थोड़ा सा 11 का कंसेप्ट क्लियर होगा तो, ठीक है, हम थोड़ा बहुत ब्रशअप कर लेंगे जब हम ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जहां जहां पुराने कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी 11 के, हम वापस उसमें आएंगे, तो टेंशन मत लेना कि हमें याद नहीं है पुराना क्या है, ठीक है। तो कमिंग ऑन टू सिलेबस, अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज सॉल्यूशंस, ठीक है, इंट्रोडक्शन अपन सॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशंस में मैंने आपको जैसा भी बताया कि हम जो 9th क्लास में पढ़ते थे सॉल्यूशन, हम वहां से स्टार्ट किए थे सॉल्यूशन पढ़ना, है ना। एक चैप्टर हुआ करता था हमारे क्लास 9th में, जिसका नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना, सीबीएसई वाले पढ़ते थे वो चैप्टर। उसमें हम पढ़ते थे कि मैटर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फिजिकल जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, और एक केमिकल प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर फिर हम 3 टाइप के पढ़ते थे, सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। लग रहा है, सुनो लग रहा होगा। एक होते थे आपके सॉल्यूशंस, एक होते थे कोलॉइड्स, और एक होते थे सस्पेंशन। और ये तीनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करते थे, इनके अंदर के सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज देखकर। सॉल्यूशंस में वो सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता था सॉल्यूशंस में, कोलॉइड में थोड़ा बड़ा होता था सॉल्यूट का साइज, और सस्पेंशन में और बड़ा होता है। मतलब सॉल्यूशन अगर मैं देखूं तो ये बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। अब इनका खुद का स्टेट कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट कैन बी सॉलिड स्टेट, इट कैन बी लिक्विड स्टेट, और इट कैन बी गैसियस। सेम इज द केस विद सॉल्वेंट, वो भी सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से किसी भी स्टेट में हो सकता है, ठीक है। डिफाइन करते हैं सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दे आर द होमोजेनियस मिक्सचर्स। मिक्सचर्स दो टाइप के पढ़ते थे, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। तो वो अदर जो मिक्सचर्स है ना, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, दे कम अंडर हेटेरोजेनियस। कोलॉइड्स और सस्पेंशन किस में आते हैं, हेटेरोजेनियस में, और आपके सॉल्यूशंस किस में आते हैं, होमोजेनियस। याद है होमोजेनियस हेटेरोजेनियस क्या होता है, ऐसे मिक्सचर्स जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होंगे कंपोजिशन वाइज, है ना। आप इसमें कोई विजिबल बाउंड्री आपको नहीं दिखेगी कि सॉल्यूट ये है, सॉल्वेंट ये है। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, यू कैन नॉट फाइंड अ बाउंड्री जहां पे आपको दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। जबकि हम सैंड और वाटर जब मिलाएंगे तो हमें वहां पे सैंड की लेयर अलग दिख जाएगी, मतलब देयर इज अ विजिबल बाउंड्री, समझ रहे हैं। तो उस टाइप के मिक्सचर को हेटेरोजेनियस बोलते हैं, और होमोजेनियस जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगी, ऊपर से लेके नीचे तक आप सॉल्यूशन को देखोगे तो वो एक जैसे होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। तो हो सकता है किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक से ज्यादा डला हो, जैसे अपन लेमनेड की बात करें, नींबू पानी, तो उसमें तो सॉल्यूट एक से ज्यादा होता है ना। पानी आपने ले लिया सॉल्वेंट, 3 ग्लास पानी ले लिया, इसमें नमक डाला, नींबू डाला, ये सब सॉल्यूट ही तो है। सॉल्यूट्स क्या होते हैं, जो कम क्वांटिटी में डलते हैं, दे आर सॉल्यूट्स। और सॉल्वेंट क्या होते हैं,
जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट। ठीक है, तो वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में डलता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो स्मॉल क्वांटिटी में डलता है उसको हम कहते हैं solvent. One or more components present in the solution other than solvent are called solute, और ये स्मॉल क्वांटिटी में डालते हैं। ठीक है, और ओवरऑल सॉल्यूशन का क्या स्टेट होगा वो कौन डिटरमाइन करेगा? सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो आप सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन बोलोगे, अगर सॉल्वेंट गैस है तो आप सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन बोलोगे, और अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को आप सॉलिड सॉलिड बोलोगे या सॉलिड सॉल्यूशंस। समझ में आ रहा है कि सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट समझ गए ना, कि दिखने में वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, वही होता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो सॉल्वेंट डिटरमाइन करेगा, ना कि सॉल्यूट। सॉल्वेंट विल डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन। तो ये जनरल सा डिस्क्रिप्शन हो कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हम डालते हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये टाइप किस बेसिस पे दिया गया है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट। आप सॉल्वेंट गैस ले लो, और सॉल्यूट तीन टाइप के ले सकते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशन हो गए। आप इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? गैस इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, इन मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। वैसे ही तीन टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। और वैसे ही तीन टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ऐसे आपके 9 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये टेबल में मैंने आप लोग को कोई गैसियस सॉल्यूशन बिकॉज सॉल्वेंट गैस है, लिक्विड सॉल्यूशन क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉलिड सॉल्यूशन क्योंकि सॉल्वेंट सॉलिड। और सब पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। जैसे अगर मैं गैस इन गैस का एग्जांपल बोलूं तो एयर इज द बेस्ट एग्जांपल। बहुत सारी गैस का मिक्सचर है ना, तो बोलते भी एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस एक तरह का गैस इन गैस मिक्सचर हो गया। लिक्विड इन गैस का क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, उसको आपने नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर दिया, ये एक सॉल्यूशन बन गया। सॉलिड इन गैस के लिए कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो ऐसे हम सबके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमने 9th में पढ़ा है। ये सॉल्यूशंस पढ़ते थे तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में ये भी पढ़ते थे। एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब 2, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट एक से ज्यादा दिया तो फिर वो बाइनरी नहीं कहलाता, क्योंकि आपको उसके कंपोनेंट 2 से ज्यादा हो गए ना। और एक टाइप का सॉल्यूशन हम पढ़ते थे एक्वस एंड नॉन एक्वस, ये भी 9th क्लास में पढ़ते थे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में एक हम पढ़ते थे एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा हम पढ़ते थे नॉन एक्वस। ये क्या होते थे, किसी को याद है? हाँ, अगर ऐसे सॉल्यूशन जो पानी में बनाए गए, जैसे लेमनेड तो पानी में बना है, तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम एक्वस सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट तो लोगे ना भाई, पर अगर वो सॉल्वेंट पानी है तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को एक्वस सॉल्यूशन। और अगर अदर देन पानी कोई सॉल्वेंट लेते हैं तो वो नॉन एक्वस की कैटेगरी में चला जाएगा। कुछ सॉल्यूशंस अल्कोहल में ही बनते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम नॉन एक्वस बोलेंगे। यही तो हम 10th में पढ़ते थे ना, कि हम ब्रैकेट में AQ लिखते थे, याद है? 10th क्लास में जब हम केमिकल इक्वेशंस पहली बार पढ़े थे तो वहां पे हम पढ़ते थे कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में हम उसका स्टेट भी लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो अगर ब्रैकेट के अंदर S लिखा हुआ है तो दैट स्टैंड्स फॉर सॉलिड, अगर ब्रैकेट के अंदर L लिखा हुआ है तो दैट स्टैंड्स फॉर लिक्विड, अगर ब्रैकेट के अंदर G लिखा हुआ है तो दैट स्टैंड्स फॉर गैस, और अगर ब्रैकेट के अंदर AQ लिखा हुआ है तो दैट स्टैंड्स फॉर एक्वस सॉल्यूशंस। हमारा ये चीज, ठीक है। तो एक और टाइप का जो वो है सॉल्यूशंस का कैटेगरी, वो यही होता है। और हम एक और पढ़ते थे, वो थे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ये भी एक कैटेगरी होती थी कि अगर आप सॉल्यूट अभी भी ऐड कर पा रहे हो और सॉल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रहा है तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अगर आप लिमिट में पहुंच गए, सॉल्वेंट के पास भी तो अंदर स्पेसेस भरेंगी ना, सॉल्वेंट डिसॉल्व क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं। उन एम्प्टी स्पेसेस में सॉल्यूट आके फिल हो जा रहा है, पर एक समय आएगा कि वो सॉल्वेंट की जो स्पेसेस है वो खत्म हो जाएंगी, तब नाउ नो मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व।
तब दो तरीके हैं, या तो आप टेम्परेचर कम ज्यादा करके सॉल्युबिलिटी बढ़ाओ, या तो सॉल्वेंट और ऐड करो। मतलब क्या बोल रहा हूँ, आपने आधा बॉटल पानी लिया, उसमें 4 चम्मच शक्कर घोल दिया, अब और नहीं घुल रही, तो दो तरीके हैं, या तो आप उस पानी को गर्म करो, तो गर्म करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ लोगों की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सबकी नहीं बोलूंगा, है ना, बट कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। और दूसरा तरीका कि और पानी डाल दो, आपने अगर पानी और डाल दिया मतलब और एम्प्टी स्पेसेस जनरेट हो गई, तो और सॉल्यूट अब आप डिसॉल्व कर सकते हैं। तो उस टाइप की सॉल्यूशंस को अनसैचुरेटेड बोलेंगे, जहां लिमिट पहुंच गई, नो मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व्ड, उसको सैचुरेटेड बोलेंगे। उसके बावजूद भी आप डाल रहे हैं तो वो सुपर सैचुरेटेड है। तो ऐसी कुछ और कैटेगरीज पढ़ते थे हम सॉल्यूशंस की, यहाँ तो हमने एक ही पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, कि गैस है कि सॉलिड है या लिक्विड है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बट इसके अलावा दो तीन कैटेगरी से हम सॉल्यूशन को और डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, ये बात होगी डिवीजन पर, उसके क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे मेजर करें या कैसे एक्सप्रेस करेंगे। कोई भी सॉल्यूशन को बताने का तरीका होता है ना, क्योंकि सॉल्यूशंस में क्या होता है कि सॉल्यूशंस के एक तरह के मिक्सचर्स ही, और मिक्सचर्स को अपन क्या पढ़ते थे कि मिक्सचर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बट नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो। रेशियो फिक्स नहीं होता ना, कंपाउंड का रेशियो फिक्स होता है, बट मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता। हो सकता है आप अगर शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो तो आपने 3 चम्मच शक्कर डाली, आप बनाए आपने 5 चम्मच डाली, और आपने 2 चम्मच डाली, तो तीनों में कंसंट्रेशन अलग अलग है ना। आपका जो पानी बनेगा वो कम मीठा लगेगा, आपका उससे थोड़ा ज्यादा मीठा लगेगा, और सबसे ज्यादा मीठा लगेगा मतलब, लेकिन इन्होंने सॉल्यूट बहुत ज्यादा डाला है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इसको मेजर करने का कुछ तरीका होना चाहिए ना, राइट। इसी को हम कहते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो दो तरीके से बता सकते हैं, एक होता है क्वालिटेटिवली और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब प्रॉपर आप वैल्यू बताओगे कि हाँ इतना ग्राम शुगर आपने ऐड किया, आप वैल्यू बता दो, राइट, कि आपने 5 ग्राम किया, आपने 10 ग्राम किया, आपने 15 ग्राम किया, ये क्वांटिटी होगी। और एक और तरीके से कैसे बता सकता हूँ, भाई आपका पानी थोड़ा कम मीठा, आपका इनसे थोड़ा ज्यादा मीठा, और आपका सबसे मीठा, सबसे ज्यादा मीठा, मतलब कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, ऐसा बोल सकते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं बताई, बट कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट से भी हमको समझ में आ रहा है कि किसमें सॉल्यूट ज्यादा है और किसमें सॉल्यूट कम है। जाहिर सी बात है कंसंट्रेटेड वाले में सॉल्यूट ज्यादा होगा और डाइल्यूट वाले में सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा, राइट। तो दो तरीके का मतलब ये हो, क्वालिटेटिव मतलब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। हम पढ़ते थे ना एसिड में, एसिड्स कंसंट्रेटेड एसिड्स भी होते हैं और डाइल्यूट एसिड्स भी होते हैं। आप लोग के लैब भी गए होंगे केमिस्ट्री के, हमने देखा होगा कि HCl की एक बॉटल नहीं होगी, 2 बॉटल होगी, H2SO4 की भी 2 बॉटलें होंगी, एक डाइल्यूट होगा और दूसरा कंसंट्रेटेड होगा, राइट। तो उसमें बस वही है कि H2SO4 की क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। H2SO4 एसिड है, पानी में मिलाया गया है, तो एक में एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है कंसंट्रेटेड में, और वो थोड़ा खतरनाक भी है, दैट इज मोर कोरोसिव देन अ डाइल्यूट वाला। डाइल्यूट वाला उतना कोरोसिव नहीं है जितना कि कंसंट्रेटेड वाला कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब जो आपका हाथ जला दे, स्किन बर्न कर दे, है ना। और दूसरा तरीका क्वांटिटेटिवली होता है, जहां पे हम कुछ ना कुछ क्वांटिटी यूज करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, जैसे मोलैरिटी, मोलैरिटी। तो क्वांटिटेटिव फाइंडिंग कंसंट्रेशन एंड रिप्रेजेंटिंग इट न्यूमेरिकली, नंबर आएगा, तो ये क्वांटिटी लिखना है आपको, नंबर पता चलेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल। उसके लिए कौन कौन से टर्म्स हम पढ़ते, सबसे पहला होता है मास परसेंटेज, ये 9th क्लास में पढ़ते थे, 9th में पढ़े थे, फिर 11th में पढ़े, और अब 12th में पढ़े, चीज वही है, ठीक है, चेंज नहीं हुआ, वैसे ही है जैसा 9th। तो मास परसेंटेज हमें क्या बताएगा, हम अभी अपने सॉल्यूट को परसेंटेज में बताएंगे कि मेरे पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है बाय मास। फॉर एग्जांपल अगर मेरे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट डाला होगा, ये कितना परसेंट हो गया सॉल्यूशन का, 10%। मैंने 100 ग्राम करे, 100 ग्राम में से परसेंटेज निकालना आसान होता है। 100 का 1% 1 होता है, 100 का 5% 5 होता है, 100 का 10% 10 होता है, इसलिए अपन 100 ले लेते हैं, उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, ठीक है। तो हम निकालते कैसे इसको, क्वांटिटेटिवली कैसे निकालेंगे,
हम न्यूमरेटर में रखते हैं उस कंपोनेंट का मास जिसका मास परसेंट हमें निकालना है, और डिनोमिनेटर में पूरे सॉल्यूशन का मास है। मास बाय मास का रेशियो है ये, इसलिए कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, राइट। बस परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो हम इनटू 100 कर देंगे, अदरवाइज आंसर फ्रैक्शन में आएगा। 1 से बड़ा तो आंसर नहीं आ सकता ना। अगर मेरे सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है और पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, तो इसका आंसर तो पॉइंट नहीं आएगा, ऑलवेज लेस देन 1। तो आंसर क्या आएगा इसका? 0.1, राइट। तभी फ्रैक्शन में आएगा, पर क्योंकि इसका नाम परसेंटेज है तो उस परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इनटू 100 करते हैं, और 0.1 इनटू 100 विल बी 10%। समझ रहे हैं? तो नीचे मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर। जब आप लोगों ने शक्कर डाली थी ना, तो बोल दूंगा आपका 10% ग्लूकोज है, आपका 20%, आपका 30%। तो आप समझ जाओगे कि सॉल्यूशन का मास जितना भी है उसका 10% मास सॉल्यूट का है, बाकी 90% मास किसका है? दूसरा कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट है। समझ गए? तो 10% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज हमने 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया, तब तो जाके पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होना। तो ये तरीका होता है। हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जहां पे इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को या सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज। ठीक है, फिर ऐसा ही परसेंटेज हम वॉल्यूम का भी निकाल सकते हैं। अगर चीजें लिक्विड के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, तो हम उनका वॉल्यूम भी ले सकते हैं। लिक्विड का वॉल्यूम ले सकते हैं लीटर्स में, एमएल में। तो यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो, तो अगेन ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, वो भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी की मास बाय मास का रेशियो था ना भाई। वैसे ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो है, तो ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी ही होगी, बस परसेंटेज के लिए हमने इनटू 100 कर दिया। मैं क्लियर? तो आप चाहो तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हो और सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो, बस ऊपर उसका आपको वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, नीचे तो टोटल वॉल्यूम आएगा पूरे सॉल्यूशन का, राइट। इसके भी एक एग्जांपल लिखा, ध्यान से देखना। 10% इथेनॉल इन वाटर, इसका क्या मतलब हुआ कि 10 ml इज डिसॉल्व्ड इन 90 ml ऑफ वाटर, तब जाके ओवरऑल वॉल्यूम कितना होगा? 100 ml। इट इज जस्ट लाइक मास परसेंटेज, बस फर्क इतना है कि वहां हम चीजों का मास ले रहे थे, यहां हम चीजों की वॉल्यूम ले रहे हैं। ठीक है, एक क्वांटिटी है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीए। ये हमने शायद 11th में नहीं पढ़ा था, पीपीए पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम तब यूज करेंगे जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूट बहुत ही कम। तो अगर मैं मास परसेंटेज निकालूं या वॉल्यूम परसेंटेज निकालूं तो वो क्वांटिटी बहुत छोटी आएगी। क्या बोलूं? जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 लीटर अगर आप सी वाटर लेते हो, समुद्र का पानी सी वाटर लेते हो, जिसका टोटल मास 1030 ग्राम होता है। सी वाटर है ना, ऑब्वियसली नमक भी है उसमें, तो वजन बढ़ जाएगा पानी का। वरना अगर आप 1 लीटर नॉर्मल पानी लेते तो उसका मास भी 1000 ग्राम ही आता। एक लौता लिक्विड जिसका मास और वॉल्यूम सेम होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml या 1000 kg पर लीटर। समझ रहे? अगर मैं ग्राम पर ml की बात करें तो 1 होती है, इसलिए 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम 1 ml होता है, 2 ग्राम का 2 ml, पर ऐसा हर लिक्विड के लिए नहीं होता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सी वाटर है, इसलिए इसका वजन थोड़ा ज्यादा है, 1030 ग्राम। अब इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, पानी में डिसॉल्व होता है ना ऑक्सीजन, पर बहुत कम डिसॉल्व होता है। इसके लिए वो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको तो वैसे ही मिलता है ना ऑक्सीजन, कैसे मिलता है उनको? डिसॉल्व ऑक्सीजन। उसकी मात्रा कितनी देखो, 1 लीटर समंदर के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 6 × 10⁻³ प्लस 3 है ना, वो -3, मतलब कि 0.006। समझ लो आप लोग, ये ग्राम के आगे, मतलब 1030 ग्राम के आगे क्या इसकी कोई वैल्यू है? 1 ग्राम भी नहीं है, तो आधा ग्राम भी नहीं, आधे का आधा ग्राम भी नहीं। समझ लो आप लोग? तो अगर इसको आप बोलो कि सर इसको मास परसेंटेज में कर देते हैं ना, कर सकते हैं नो डाउट, बट उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी आएगी, परसेंटेज वाइज वो वैल्यू बहुत ही
छोटी होगी, राइट, क्योंकि ये इसका 1% भी तो नहीं है। तो समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका 1% 10.3 होता है ना, आधा परसेंट 5.15 होगा। तो जब आप अगर इसको परसेंटेज में करने की कोशिश करोगे, मास बाय मास का रेशियो, तो वो बहुत ही कम आएगा, उसको याद रखना या लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो समझ रहे हो? तो उस केस में हम क्या करते हैं, पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। हम 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10⁶ का मतलब क्या होता है, मिलियन। 10⁶ इज मिलियन, राइट। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूट का पार्ट ऊपर लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे हम टोटल पार्ट्स लिख देते हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और उसको इनटू कर देते हैं 10⁶ से, ताकि वो वैल्यू थोड़ी सी रीडेबल हो, याद रखने लायक। ये सब देखो इसमें क्या बोलता है, अ लीटर ऑफ सी वाटर जिसका वजन इतना है, उसमें इतना ग्राम ऑक्सीजन रहता है। अब आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सच अ स्मॉल कंसंट्रेशन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम पर 10⁶ ग्राम, मतलब 5.8 पीपीएम बोल सकते हैं। भाई अगर आप उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते, मास परसेंटेज में, तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी 0.00 समथिंग परसेंट आता। अब ये बोलना ज्यादा आसान है, 5.8 पीपीएम। तो आपने इसको निकाला कैसे, आपने 6 इंटू 10⁻³ ऊपर लिया, नीचे 1030 लिया, दोनों को डिवाइड किए और इंटू कर दिए 10⁶ तो ये आंसर आएगा आपका 5.8। लाखों में एक बोलते हैं ना, ये वही है, लाखों पार्ट में एक पार्ट, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय 1 पीपीएम। दवाइयां जो रहती है ना हमारी मेडिसिन, आप उसमें देखते हो जनरली पीछे एमजी एमजी में लिखा है। पीपीएम को एक और यूनिट बोलते हैं, पीपीएम को हम मिलीग्राम पर लीटर भी बोलते हैं। पीपीएम इज आल्सो नोन एज मिलीग्राम पर लीटर। तो वहां पे एमजी जो लिखा रहता है दवाइयों में, तो ये एक टैबलेट के अंदर, वो खुद टैबलेट में लिखा था 500 mg या 10 mg। अब आप उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स देखो, वो और कम कम क्वांटिटी में डले होते हैं, 4-5 इंग्रेडिएंट्स होंगे जो मिलके 10 mg की टैबलेट बना रहे हैं, समझ आप। तो वहां पे हर सॉल्यूट तो बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी में डाला गया है, तो इसलिए वहां पे हम mg यूनिट यूज करते हैं, ना कि ग्राम। ग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन 10 ग्राम 10 mg को आप ग्राम में लिखोगे तो 0 पॉइंट ऐसा कुछ नंबर यूज करने पड़ेगा, which is difficult to remember actually। इसलिए अपन ऐसे जगहों पे जहां पे सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ट्रेसेस समझते हैं, एकदम बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेसेस, उस जगह पे हम पीपीएम का यूज करते हैं। समझ गए ना, पीपीएम का कहाँ यूज होगा, जनरली हम मेडिसिन लाइन में इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगले जो तीन है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी। मोलैरिटी ये अपन पढ़े हुए हैं क्लास 11 में। मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फ्रैक्शन में होता है, यहाँ परसेंटेज नहीं निकालेंगे, तो इसलिए रेशियो निकालेंगे मोल बाय मोल का, और 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज हम यहाँ फ्रैक्शन में निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन जैसे आपका एक बाइनरी मिक्सचर है, मान लेते हैं वो ए और बी नाम के सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है, जहां मैंने ए के नंबर ऑफ मोल Na लिए हैं, Na इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड Nb इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल मैंने लिया, मान लो मैंने Na का, ए का मैंने 5 मोल लिया और बी का मैंने 2 मोल लिया। मोल समझते हैं ना, 1 मोल का मतलब क्या होता है, एनीवन? 6.022 into 10 to the power 23, इतनी क्वांटिटी हो। तो अगर मैं 1 मोल ए ले रहा हूं, मतलब मेरे पास ए के इतने सारे एटम्स या मॉलिक्यूल हैं। क्लियर है? ओके, तो अब इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? लेट्स से अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एन यानी कि 5, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, 5 + 2 यानी कि 7। 5/7 यानी कि 0. अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे कितना, 0.7 49 है ना, 7 टाइम्स में रिमाइंडर 1 बचेगा, 71 0.71 आएगा। और अगर मैं बी का मोल निकालूं, बी का मोल, तो वो क्या आएगा, 2/7 2/7 आएगा, यानी कि 0. कितना हो, 0.1 कैसे 2 आएगा, 14 होगा ना, तो 0.2 और फिर 6 बचेगा, 60 के लिए 8 लेंगे, 56 7 8 56,
तो ये 0.28 समथिंग आएगा। ये भी एक्चुअली 7 के आगे कुछ जाएगा, ये भी 2.28 के बाद कुछ जाएगा। अब देखो दोनों को ऐड करने पे 1 आएगा, आना भी चाहिए ना, क्योंकि दोनों ही तो है, बस पूरा सॉल्यूशन यही दोनों से तो बना हुआ है। तो 100% करने के लिए दोनों को ऐड कर दो तो 1 आ जाएगा, समझ रहे आप लोग। तो इसको अपन रिप्रेजेंट x से करते हैं, xa इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ a, xb इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ b। xa निकालने के लिए a का नंबर ऑफ मोल ऊपर लिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे रहेगा, और b का निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b ऊपर रहेगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रहेगा। नीचे देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा, बस न्यूमरेटर चेंज होगा, हम जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। और दोनों को ऐड करके क्या आएगा, यूनिटी यानी कि 1। दोनों को ऐड करके क्या आएगा 1। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसका निकाल लिए, दूसरे का निकालने के लिए और कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, 1 माइनस कर दो, वही आएगा, क्लियर है। ये होगा आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट कर रहे थे, मोलैरिटी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से, मोलैरिटी, ठीक है। अब मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर लिखा हुआ है, तो अपन डेसीमीटर क्यूब ऐसा लिखते हैं, या फिर आप लीटर बोलो, एक ही मतलब, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। आपका पूरा सॉल्यूशन अगर 5 लीटर का है और उसमें मैंने मान लो, अच्छा सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने कितना सॉल्यूट डाला जिससे सॉल्यूशन 5 लीटर का बने, ऊपर सॉल्यूट कैसे आएगा मोल्स में, और नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऊपर आप सॉल्यूट को ग्राम में नहीं लिखोगे, इसमें लिखेंगे मोल्स में, समझ में आ रहा है। ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम को अगर मुझे मोल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और इसका फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लेट्स से 10 ग्राम NaCl है आपके पास, ये सॉल्यूट है ना, बस 10 ग्राम NaCl है, आपको इसको मोल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में तो मोल लिखा हुआ है, मैं ग्राम में नहीं लिखूंगा, समझ रहे ना आप लोग। तो 10 ग्राम NaCl को मोल पे कैसे कन्वर्ट करूं, पहले NaCl का निकाल लो मोलर मास, ऐड करके 23 सोडियम का मास होता है और 35.5 होता है आपके क्लोरीन का मास, ऐड करके कितना आएगा 58.5 आएगा ऐसा, राइट। ये तो उसका मोलर मास हुआ, और इसका खुद का मास कितना लिया हमने 10, तो बस आप दोनों को डिवाइड कर दो, 10 डिवाइडेड बाय 58.5, तो 1 मोल भी नहीं है ना, 1 मोल कब होता है जब वो 58.5 ग्राम होता। अगर मैंने NaCl का 58.5 ग्राम दिया है हाथ में, तब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास 1 मोल NaCl है, बट मेरे पास तो 10 ग्राम ही है, मतलब 1 मोल से कम ही है ना, है ना। तो ऐसे हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आप यहाँ पे ग्राम में क्वांटिटी नहीं रख सकते, आपको उस सॉल्यूट के मास को मोल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, है ना, क्लियर, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो अब इसका यूनिट बनेगा, राइट, इसका कुछ ना कुछ यूनिट आएगा, तो यूनिट क्या होगा, ऊपर हम ले रहे हैं मोल, नीचे ले रहे हैं वॉल्यूम, मोल पर लीटर। अभी तक मास परसेंटेज मास बाय मास का रेशियो था, तो मास मास कैंसिल, वॉल्यूम परसेंटेज भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो था, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, मोल फ्रैक्शन में मोल बाय मोल का रेशियो था, कैंसिल। बट यहां ऐसा नहीं होता, यहां आपके न्यूमरेटर में है मोल और नीचे है लीटर, तो आपकी यूनिट क्या बन गई, मोल पर लीटर, जिसको हम कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ एग्जांपल, आप 0.25 मोल पर लीटर सॉल्यूशन बोल दिए, उसका क्या मतलब हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट है, ये होता है इसका। लेट्स से फॉर एग्जांपल लेते हैं, मेरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी 5 मोल पर लीटर है, व्हाट डज दिस मीन, मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, उसमें 5 मोल सॉल्यूट एडेड है। आप नीचे बेस को 1 ले लो ना हमेशा, तो ऊपर 5 हो जाएगा,
तब तो 5/1 आंसर 5 आए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? वैसे ही 0.25 मोल पर लीटर का मतलब अपन इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कहीं भी कैपिटल एम दिखा समझ जाना वो मोल पर लीटर है। मोलारिटी क्या है? मोलारिटी। ठीक है, तो 0.25 एम का मतलब क्या है? 0.25 m solution of NaOH means that 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter. ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, जिसमें 0.25 मोल सॉल्यूट है NaOH। इसका मास निकाल सकते हैं, अभी तो ये मोल में दिया ना, मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मोलार मास से मल्टीप्लाई करना, यही तो फॉर्मूला है। अभी मोल निकालना था तो मास अपॉन मोलर मास किए, मास निकालना होगा तो मोल इनटू मोलर मास कर देंगे तो मास आ जाएगा। मैं क्लियर? ठीक है, ये क्लियर है मोलारिटी। ओके, कमिंग ऑन टू लास्ट क्वांटिटी दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी स्मॉल m से डिनोट करेंगे, वरना दोनों m से डिनोट करेंगे तो ये कैपिटल m कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मोलारिटी के लिए हम कैपिटल M यूज कर रहे थे और मोलारिटी के लिए स्मॉल m यूज करेंगे। वो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वहां सॉल्यूशन था, यहाँ सॉल्वेंट है, वहां वॉल्यूम था, यहाँ मास। समझ रहे हो? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर आ गया मोल और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, पर वो केजी में लेना है, ग्राम में नहीं लेना। वैसे ही वहां पे वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लेंगे, एमएल में नहीं। तो अगर एमएल में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करें, तभी यहाँ पे रखें, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे सॉल्वेंट का मास केजी में आना चाहिए, ना कि ग्राम में। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? मोल पर केजी। वो मोल पर लीटर था, ये मोल पर केजी हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। 1 m सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि 1 मोल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर या सॉल्वेंट। एक्वा सॉल्यूशन हो तो पानी बोलूंगा, वाटर बोलूंगा, अदरवाइज कोई भी सॉल्वेंट है ना। तो जब भी ऐसा कुछ नंबर लिख के m लिखा रहेगा ना, इसमें या मोलारिटी वाले केस में हमेशा इसको नंबर ऑफ मोल ले ही लेना सॉल्यूट का, हमेशा डिनोमिनेटर को 1 मान के, 1 लीटर 1 kg। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके, ये आपके एनसीईआरटी का ही सॉल्व एग्जांपल। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। अभी इथिलीन ग्लाइकोल क्या है इससे मतलब नहीं, कि हमको क्वेश्चन में फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। देखो यहाँ पे सॉल्यूट कैसे दिया, मास में नहीं दिया, परसेंटेज में दिया। तो समझ रहे क्वेश्चन? आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपका सॉल्यूशन है, इसमें 20% मास किसका है? इथिलीन ग्लाइकोल का, बाकी 80% मास किसका है? सॉल्वेंट का। ऐसी बात है, 80% लेने में तो वही सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्यूट होगा। जो कम क्वांटिटी में लेते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे आप क्या सबसे पहले काम क्या करोगे, जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन होता है ना, तो आप सबसे पहले एज्यूम कर लो कि मेरे पास उस सॉल्यूशन का 100 ग्राम। आगे ये क्यों कर रहे हैं अपन? कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है। 100 का 20% निकालना आसान है ना, कितना होगा? 100 का 20% 20 होता है, राइट? तो अपन यहां सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे पहले, लेट अस अज्यूम वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? इससे एक चीज बहुत आसान हो गई कि 20 ग्राम मेरे पास इथिलीन ग्लाइकोल है। एग्री करते हैं? ठीक है, और बाकी आपका क्या होगा? सॉल्वेंट। बाकी क्या रहेगा? सॉल्वेंट। आपको निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन, राइट? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल बाय मोल का रेशियो होता है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्यों दिया, कोई बताएगा मुझे? क्या जरूरत थी फॉर्मूला देने की? एग्जैक्टली, आप उससे मोलर मास निकाल पाओ। इथिलीन ग्लाइकोल होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये कुछ ऐसा होता है, CH2OH CH2OH, इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। अब देख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 हो रहे हैं, देखो 2 2 4 2 6 और ऑक्सीजन 2। इसका आईयूपीएसी याद है किसी को? क्या है? एग्जैक्टली, इथेन 1 2 डाई।
दो कार्बन है इसलिए इथेन आया, दोनों कार्बन में OH है तो पोजीशन एक की 1 दूसरे की 2, इथेन 1,2 और डाई लगाते हैं क्योंकि दोनों ऑल हैं, ठीक है। ओके, तो इसका मास निकाल सकते हैं, मोलर मास। दो कार्बन है तो कितना हो जाएगा 2 × 12, कार्बन 12 प्लस ये तो कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन 6 है ना तो 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, 2 × 60, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 60 एटॉमिक मास, ठीक है। ऐड करो कितना आएगा देखो 24 प्लस 6 प्लस 32 होगा ऐसा, कितना होगा ऐड करने पे देखो 30 प्लस 32 इज 62, ये इसका आया है मोलर मास, और मोल निकल जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, m अपॉन n, तो कितना हो जाएगा 20/62, ऐसा कुछ। तो आप लोगों को तो सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई करना, ये 10 टाइम्स में ये 31 टाइम्स होगा ऐसा, आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पार्ट है इसमें, इसका नंबर ऑफ अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा आपका 0.322, ये आएगा आपका 0.322। बाकी आपका क्या है, कुछ नहीं दिया तो अपन एक्वस सॉल्यूशन मान लेते हैं, एक्वस तो यहाँ लिखा नहीं है पर सॉल्वेंट का नाम भी नहीं बोला है तो एक्वस मान लेते हैं, ठीक है। तो बाकी पानी है, उसका भी तो नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल पाओगे। तो नेक्स्ट आपके पास कितना 80 ग्राम पानी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O वाटर कितना हो जाएगा 80 ग्राम, तो पानी है हमारे पास और पानी का मोलर मास कितना होता है 80, कितना होता है 80, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी हाँ 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये, तो 4.44 मोल आएगा आपका ये पानी का नंबर ऑफ। आगे दोनों के नंबर ऑफ मोल, बस एक ही काम करना है, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है इथिलीन ग्लाइकॉल का, तो x ऑफ C2H6O2, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हूं, x से रिप्रेजेंट करते हैं ना मोल फ्रैक्शन को, और सब्स्क्रिप्ट में मैंने C2H6O2 लिख दिया, क्या किसको किससे डिवाइड करेंगे जल्दी बताओ 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4. इसको सॉल्व करना हो जाएगा ये आगे, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन, फिर कैलकुलेशन पार्ट में आप लोग के लिए छोड़ दूंगा, क्लियर है ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन है आपका मोलारिटी का, मोलारिटी का, ठीक है। मोलारिटी में क्या करते हैं अपन, क्या होता है मोलारिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, ऐसा होता है ये ना फॉर्मूला। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखता हूं, आपको निकालनी है मोलारिटी किसकी, सॉल्यूशन की निकालनी है मोलारिटी जिसमें 5 ग्राम NaOH है, ये आपका सॉल्यूट होगा, क्यों, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में NaOH will behave like solute in 450 ml of solution, ठीक है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, बस फर्क इतना है कि हमको लीटर में चाहिए, वो ml में दिया है, तो कन्वर्ट करना आसान है, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो 450 डिवाइड बाय 1000 आपका लीटर में हो जाएगा कन्वर्ट। बस एक काम हमें करना है, ये 5 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऊपर मोल चाहिए ना मुझे, तो पहले उसके पहले क्या करना पड़ेगा NaOH का मोलर मास निकालना पड़ेगा, बिना उसके कैसे आप मोल निकालोगे, कितना हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 which will be 40 ग्राम आएगा, 40 ग्राम पर मोल, एक मोल का मास 40 ग्राम होता है, तो 10 5 का कितना होगा डिवाइड कर लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 5/40 आया ना, ये समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं अपन, पिछले क्वेश्चन में भी तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे ना, वैसे यहाँ पे भी निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा ये 1/8 या 0.125, ये 0.125
125 ऊपर का पार्ट आ गया, नीचे का पार्ट दिया हुआ है, बस उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 0.125 डिवाइडेड बाय व्हाट 450 अपॉन 1000 या 0.45 लिखो डायरेक्टली, है ना। इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा 0.25 अपॉन, मतलब इसको सॉल्व कर लो, आंसर विल बी इन मोल पर। फिर एक ही काम करना पड़ा हमें, जो सॉल्यूट ग्राम में दिया था उसको हमने मोल में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इसका भी कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करोगे। ये है मोलारिटी, इसको मैं समझा रहा हूँ। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, डिवाइड करोगे, इसकी मोलारिटी आ जाएगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड क्या होता है? दिया गया फॉर्मूला लिखा हुआ CH3 एसिटिक एसिड। क्या है वो? एसिटिक एसिड। तो 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखो दोनों का मास देख के आप बता सकते हैं कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। ऑब्वियसली ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। अगेन आपको पहले इस 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हो जाएगा वो पार्ट। उसके लिए पहले आपको इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। CH3COOH का मोलर मास निकल जाएगा, बस फिर आप 2.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इसका जो मास है वो ग्राम में दिया होगा, बट हमारा फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का? केजी में, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या रहता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बस अगेन आपको यहाँ पे 70 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 450 को डिवाइड किया था 1000 से ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, वैसे यहाँ पे भी ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? ये पार्ट हो जाएगा ना। तो ये तीनों का कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करोगे, ठीक है। ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, और ये 5 आप लोग के होमवर्क है। उसी पे सारे क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में मास परसेंटेज निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालना है, तीसरे में मोलैरिटी है, चौथे में आपको सॉल्यूट का मास निकालना है, ठीक है। आपको मोलैरिटी दी हुई है, मोलार मतलब मोलैरिटी, मोलार मतलब मोलैरिटी, बस ये एल और आर का तो फर्क है। मोलार मोलैरिटी, मोलार मोलैरिटी, समझ गया? तो आपको यहाँ पर मोलैरिटी दी हुई, आपको सॉल्यूट का मास निकालना है, उल्टा करना। अभी तक सॉल्यूट का मास दिया था, अपन उसको मोल में कन्वर्ट करके मोलैरिटी या मोलैरिटी निकाल रहे थे। अब मोलैरिटी दे दी है, आपको सॉल्यूट का मास निकालना। ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों चीजें निकालना, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और इसके पहले के 3 क्वेश्चन के आप लोग वो कैलकुलेशन पार्ट करेंगे ताकि हम आंसर मैच करें। क्लियर? ये पीडीएफ में शेयर करेंगे, ठीक है। आज अपन यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पार्ट जो आज हमने पढ़ा ना, ये हम क्लास 11 में ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, तो थोड़ा सा ब्रश अप पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा, ठीक है। थैंक यू।